नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में सीटों के ऐलान और पार्टियों की परेशानी की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी इस वक्त 26 सीटों पर काबिज है। रतलाम झाबुआ, गुना शिवपुरी और छिंदवाड़ा सीटें कांग्रेस के पास हैं। लेकिन अपनी 26 सीटों को बरकरार रखना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि बीजेपी अब तक 2 बार में 18 सीटों पर तो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है, मगर 11 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। जिन सीटों पर अभी ऐलान नहीं हुआ है उनमें ग्वालियर, सागर, विदिशा, भोपाल, इंदौर जैसी सीटें शामिल हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। लोकसभा चुनाव की टेंशन इस वक्त सियासी दलों के सिर चढ़कर बोल रही है। आलम यह है कि एक एक सीट पर देश के दोनों बड़े सियासी दल लाख गुना भाग करने के बाद बड़ी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। एक सीट पर कई दावेदार हैं और हर नेता खुद को मजबूत बता रहा है, मगर पार्टियों के लिए चुनौती यह है कि ना तो किसी को नाराज करना चाहते हैं और ना ही हर किसी को खुश कर सकते हैं। बीजेपी अब तक मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटों में से 18 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है, मगर बाकी बची 11 सीटों पर प्रत्याशी तय करने में पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। जिन 11 सीटों पर अब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है वो सीटें हैं ग्वालियर, गुना, सागर, खजुराहो, छिंदवाड़ा, विदिशा, भोपाल, देवास, रतलाम, धार और इंदौर। इन सीटों में ज्यादातर वो सीटें हैं जो बीजेपी के गढ़ हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कई सीटों पर आलाकमान वेट एंड वॉच की रणनीति के तहत कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों का इंतजार कर रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि भोपाल में दिग्विजय के खिलाफ नरेंद्र सिंह तोमर को लड़वाने की तैयारी चल रही है। हालांकि उनके भोपाल से लड़ने की सूरत में नाराज चल रहे वीडी शर्मा को मुरैना से लड़वाया जा सकता है, तो उधर कांग्रेस ने बीजेपी की इस कवायद पर निशाना साधा है। मेरे ख्याल से दिग्विजय सिंह जी ने खुद आह्वान किया है कि नरेंद्र मोदी जी आके भोपाल से चुनाव लड़े। तो जब उनने आह्वान मोदी जी को किया है तो नरेंद्र सिंह तोमर से काम नहीं चलेगा। तोमर जी तो जिस दिन अनाउंस हुआ भोपाल उसी दिन वो चुनाव हारे हुए। कि भगोड़ा नेता है, कभी ग्वालियर, वहां ठीक नहीं हो तो मुरैना अब ठीक नहीं लग रहा है तो भोपाल। नॉमिनेशन के पहले जो चुनाव हार जाए उसको मेरे ख्याल से बीजेपी यहां नहीं भेजेगी। भोपाल, इंदौर, विदिशा, सागर ये ऐसी सीटें हैं जहां कई दावेदार तो हैं, मगर पार्टी कदम फूंक फूंक कर रख रही है। लेकिन इन किलों में पार्टी के सेनापति कौन होंगे, थोड़ा इंतजार करना होगा। विवेक पटैया, जी मीडिया, भोपाल। तो देखिए 11 सीटें हैं जिन पर अभी बीजेपी के लिए पेंच फंसा हुआ है। कहने को बीजेपी के गढ़ हैं, लेकिन फिलहाल यहां प्रत्याशी चयन में पसीने छूट रहे हैं। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से रवि सक्सेना जी, इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से राजेश सोलंकी जी और वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा राजेश सोलंकी जी से है। सोलंकी जी, जब भी हम इन 11 सीटों का जिक्र करते हैं, जो हमने एक लिस्ट भी दिखाई, भोपाल, विदिशा, इंदौर, धार, ये तमाम सीटें, इसमें हम ये भी साथ में कहते हैं कि बीजेपी के गढ़ हैं। लेकिन सवाल दरअसल यहीं से खड़ा होता है कि अगर बीजेपी के गढ़ हैं तो फिर इतनी माथापच्ची किस लिए? आपका गढ़ है, कहीं भी किसी भी लड़वाइए, क्या दिक्कत है? इसीलिए माथापच्ची है और इसीलिए पेच है क्योंकि ये जितनी 11 सीटें हैं ये हमारा गढ़ है, पहली बात। दूसरा ये कि 29 में से 27 सीट हम लोग पिछली बार जीते थे 2014 में। हम लोगों ने परीक्षा में 90% अंक लेकर के हम डिस्टिंक्शन लेकर के आए थे। और चूंकि जब परीक्षा सामने है और जो ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा होता है उसके ऊपर दबाव भी ज्यादा रहता है, माता पिता का, परिवार का, समाज का, कि बेटा अच्छे से पढ़ना है, तुमको काम करना है। और इसलिए ये पेज कहें या जो भी कहें उसके कारण है। भारतीय जनता पार्टी कोई चीज हल्के में नहीं ले रही, हम पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। किसी भी प्रत्याशी को कांग्रेस के हम कमजोर नहीं मान रहे हैं। ये बात सही है कि भोपाल में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह सबसे कमजोर प्रत्याशी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं मानती है। और इसलिए जो भी प्रत्याशी कांग्रेस के आए वो ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक सीट पर पूरा विचार कर रही है, संपूर्ण विचार कर रहे हैं और कहीं कोई त्रुटि नहीं हो और कहीं कोई लेकुना नहीं रहे, इसके लिए हो रहा है। और दूसरा है कि चूंकि 5-6 चरणों में चुनाव है, जहां पहले चरण में तो हमने जल्दी कर दिया, अभी समय भी पर्याप्त है, 12 मई को अपने यहाँ चुनाव है।
और इसलिए भी कुल मिला के त्रुटि होना नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और इसलिए हर सीट पर चुनाव की तैयारी तो हमारी चल रही है। लगातार हमारे कोई ना कोई कार्यक्रम चल रहे हैं। कल भी मोदी जी का पूरे प्रदेश में, हमारे ग्वालियर में एक बहुत बड़ा आयोजन उनका है, जब वो शिक्षकों से बात करेंगे। इसलिए तैयारी चल रही है और जब भी कैंडिडेट हमारा प्रत्याशी डिक्लेयर होगा, वो प्रत्याशी वहां से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ जाएगा और काम चालू हो जाएगा। इसलिए पूरा समय इसलिए लिया जा रहा है कि कहीं कोई कमी नहीं रहे। कांग्रेस को भी हम कम कर करके नहीं आंक रहे। गर्ग साहब के पास भी जाता हूँ। सोलंकी साहब, ठीक है, ये देखिए एग्जाम और रिजल्ट का सीजन है, आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि जो बच्चा अच्छा होता है उसको बहुत तनाव होता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है सर, बड़ी प्रैक्टिकली मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो बच्चा अच्छा होता है वो इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा होता है। आपने 18 सीटों पर तो यूं एग्जाम दे दिया सर, बाकी की जो 11 सीटें हैं वहां पर एग्जाम देने में दिक्कत है, फिर बच्चा अच्छा कैसे हो गया? तनाव तो है बच्चे को। नहीं, देखिए पूरे सब्जेक्ट्स को लेकर तनाव रहता है। जहां पर हमारे प्रत्याशी कुल मिला के देखिए, जनता और कार्यकर्ता चाह रही है उसको कांग्रेस दे रही है, उसी को हम लोग दे रहे हैं। तो जहां जहां से क्लियर होते चले गए वो क्लियर कर दिए। जहां जहां कुछ कांग्रेस के भी प्रत्याशी देखने पड़ते हैं, आखिर चुनाव है, रणनीति कुल मिला के युद्ध का मैदान है। इसलिए 18 प्रत्याशी हमने जल्दी घोषित कर दिए, उस पर आप हमको शाबाशी दीजिए ना। हमने 11 लेट कर दिया। शुभकामनाएं, हमको धिक्कार है तो 18 में शाबाशी दीजिए। शुभकामनाएं सक्सेना साहब के साथ भी, आपके साथ भी हैं। आगे नतीजे देखेंगे सर क्या रहते हैं। मैं आता हूं आपके पास। गर्ग साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। श्रवण गर्ग जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद में रवि जी के पास जाता हूं। जी गर्ग सर, ये दरअसल जितनी चीजें सहज और सरल दिखाने की कोशिश की जा रही हैं, वाकई इतनी पार्टी के लिए है क्या? क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी हाल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भुगत चुकी है। एंटी इनकम्बेंसी किस तरह हावी रही या बाकी चीजें रही, वो समीक्षा का अलग वजह है, समीक्षा में निकली होंगी। लेकिन आपको लगता है कि वाकई जो गढ़ हैं वो गढ़ अब भी बचे हुए हैं, या फिर दरअसल पार्टी थोड़ी सी परेशान है, किसे उतारे किसे ना उतारे, कौन जीत दिलाएगा और कौन कहीं हार ना जाए? देखिए, इसमें जो मुद्दा है ना वो ये है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के सामने ही उम्मीदवारों को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत है। हालांकि कांग्रेस ने भोपाल में इनको खड़ा कर दिया है, दिग्विजय सिंह को, पर इंदौर में कांग्रेस नहीं ढूंढ पा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने 11 जो सीटें हैं वो बहुत बड़ी चुनौती है कि किसको खड़ा करें। अब भोपाल में किसको खड़ा करे ये बहुत बड़ी चुनौती है, और इंदौर में भी बहुत बड़ी दिक्कत है कि किसको खड़ा करे। भारतीय जनता पार्टी के पास, कांग्रेस के पास तो थे ही नहीं उम्मीदवार, पहले से नहीं थे, क्योंकि सभी सीटें, मतलब 27 सीटें ये लोग हार गए थे पिछली बार। एक सीट बाद में उपचुनाव में मिल गई थी, तो 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो कांग्रेस के पास तो कोई उम्मीदवार वैसे भी नहीं थे पार्लियामेंट के लिए, पर भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं है। क्योंकि अब दिक्कत क्या है कि पिछली बार तो जिसको खड़ा किया वो जीत गया। पिछली बार 2014 के चुनाव में मोदी लहर ऐसी थी कि आपने जिसको जहां से टिकट दिया वो जीत गया। अब इस बार दिक्कत क्या है कि मोदी लहर भी नहीं है और शिवराज भी नहीं है यहाँ मध्य प्रदेश में सत्ता में। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी सीटों को बचाने का बहुत बड़ा संकट है। और ये जो कह रहे हैं ना परीक्षा में पास होना और डिस्टिंक्शन वगैरह, ये वो ठीक है, वो कह रहे हैं, अच्छी बात है, डिफेंड करने के लिए कहना चाहिए। पर मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत संकट में है इस समय, और इनके पास कैंडिडेट्स हैं नहीं। भोपाल में शिवराज सिंह का नाम चल रहा है, साध्वी प्रज्ञा का कभी नाम चलता है, उमा भारती का नाम चलता है, और तोमर साहब का नाम भी चल रहा है। मैं आता हूँ श्रवण जी आपके पास। तैयार नहीं है भोपाल से। ठीक सर, मैं आता हूँ आपके पास। रवि सक्सेना जी, देखिए बीजेपी से सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि पिछली बार जैसा सोलंकी जी बता रहे थे कि डिस्टिंक्शन आई थी, तो पहले जो टॉपर बच्चा था उसी से सवाल पूछ लिए, लेकिन अब एक बार फिर एग्जाम है और इस बार आपको टॉप करना है, आपको साबित करना है अपने आप को। लेकिन सर परेशानी का सबब तो आपके यहाँ भी है सर, और परेशानी का सबब यह है कि कुछ जो गढ़ हैं उनमें से एक गढ़ में तो आपने अपना एक सेनापति उतार दिया, लेकिन जैसा श्रवण गर्ग जी इंदौर का जिक्र कर रहे हैं, बात सही है, जीतू पटवारी टिकट मांग जरूर रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक पता नहीं है अभी। नहीं, देखिए आसिफ, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं
कि कांग्रेस पार्टी का एक बहुत सरप्राइजिंग कैंडिडेट इंदौर में भी आएगा और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ समझ रही है, इस बार हम वहां भारतीय जनता पार्टी को गाड़ने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। इनको ध्वस्त कर देंगे। और इसीलिए आप देखें, भोपाल में नरेंद्र सिंह तोमर को बोले कि भैया लड़ लो, तो वो गवालिया छोड़ के मुरैना चले गए। उमा भारती जी को बोला तो बोला मैं तो इस बार चुनाव लड़ी नहीं रही हूँ। नहीं, वो तो शुरू से कह रही थी जो है वो कन्नी काटे काटे फिर रहे हैं। और अगर आप उनको देखें, कैलाश जी को, तो उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आज की डेट में उम्मीदवारों का बहुत संकट है। पिछली बार भी ये कांग्रेस से आपने देखा, भिंड में भागीरथ प्रसाद जी को एंड टाइम पे लेके गए, उदय प्रताप को जो है कांग्रेस से लेके एंड टाइम पे ये होशंगाबाद लेके गए। तो इस बार भी इन्होंने हिमाद्री को 2 दिन पहले ज्वाइन कराया और उनको टिकट दे दिया। अच्छा, ये अरगल भी तो आ गया आपके पास। भारतीय जनता पार्टी जो डिस्टिंक्शन की और बड़े बड़े नंबरों की बात कर रही है, ये केवल और केवल संभव हो पाया था, जैसा कि श्रवणगर जी ने कहा, कि मोदी लहर चल पड़ी थी और उसके अंदर सारे लोग जिसको खड़ा किया वो जीत गए। तो मैं समझता हूं कि भोपाल में भी आपने देखा, आलोक संजय बहुत सक्रिय नेता थे, बीजेपी का ऑफिस संभालते थे, उनको खड़ा किया, वो भी 4 लाख वोट से जीत गए थे। तो ऐसा पिछली बार हो गया, पर इस बार ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने जा रहे हैं। ठीक, रवि जी मैं आता हूं आपके पास। सोलंकी साहब, एक सवाल उठ रहा है। देखिए सर, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, प्रचार प्रसार बहुत हद तक मायने रखता है। प्रचार प्रसार के अलावा पार्टी की जो गतिविधियां हैं वो भी जनता के मानस पर और जहन पर बहुत गहरा असर डालती हैं। मुझे जरा आप समझाएंगे सर, ये किस तरह का संदेश देता है कि ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर लड़ते हैं, उनको आप मुरैना सीट उनके कहने पर दे देते हैं, क्योंकि खबरें इस तरह की थी कि वो भोपाल या मुरैना से ही लड़ना चाह रहे थे, तो मुरैना से उनको टिकट दे दी गई, ये जानते हुए कि वीडी शर्मा बहुत नाराज हो जाएंगे अगर मुरैना से तोमर साहब को टिकट दे दी जाती है। और अब तो खबर ये भी आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान लड़ना ही नहीं चाहते लोकसभा चुनाव, वो चाहते हैं प्रदेश की राजनीति में रहें, और अब तोमर साहब को भोपाल लड़वाने की कोशिश है और कह रहे हैं कि नाराज वीडी शर्मा को भी साथ लेंगे, मुरैना दे देंगे। ये सब चीजें किस तरह का संदेश देती है? देखिए, जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं हो रहे हैं तब तक इस प्रकार के कंफ्यूजन, संशय, प्रश्न ये बहुत स्वाभाविक है। आपके मन में भी आ रहे हैं, हमारे मन में भी आ रहे हैं, जनता के मन में भी आ रहे हैं, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग समझ लीजिए, आप जानते भी हैं, रवि जी भी जानते हैं और श्रवणगढ़ जी तो निश्चित रूप से इंदौर में रहते हैं, उनको तो बहुत मालूम है, क्योंकि इंदौर हमारा गढ़ है, लगातार हम जीत ही रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। हमारे पहली बात तो नेता ही नहीं कोई, शिवराज सिंह खुद भी कह रहे हैं, हम भी कहते हैं कि वो कार्यकर्ता है। मैं आपको स्पष्ट करता हूं, नरेंद्र सिंह तोमर खुद होकर के मुरैना नहीं गए। आप देखिए, पिछली बार जब वो मुरैना से ग्वालियर आए थे, तब भी संगठन निर्णय किया था कि संभाग मुख्यालय पे एक बड़ा प्रत्याशी होना चाहिए, और संगठन ने नरेंद्र सिंह को ग्वालियर लेके आए। नरेंद्र सिंह जी ग्वालियर से जीते। इस बार नरेंद्र सिंह जी ने ग्वालियर में जो विकास के कार्य किए लगातार, चूंकि कैबिनेट मिनिस्टर रहे वो यहाँ आगे, मुरैना भी चूंकि चंबल का एक मुख्य गढ़ है और दिल्ली के नजदीक पड़ता है, और वहां भी विकास की गंगा ग्वालियर सरी की बहना चाहिए, उतने काम होना चाहिए। संगठन ने तय किया मुरैना जाओ। नरेंद्र सिंह जी ग्वालियर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, ठीक है, इसका मतलब संगठन ने तय किया मुरैना चले गए। अब चूंकि भोपाल में आप देखिए, नरेंद्र सिंह जी भोपाल भी आना नहीं चाह रहे हैं, फिर समझ लीजिए आप, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी सामने आ गए। और हमारा टारगेट ये कि 93 से 2003 तक दिग्विजय सिंह का 10 साल का जो मध्य प्रदेश का कुशासन है, प्रत्येक समाज का उन्होंने, प्रत्येक वर्ग का उन्होंने अपमान किया है। आदमी को आदमी ने समझा दिग्विजय सिंह ने, कुशासन की पराकाष्ठा, इसको याद दिलाने के लिए हम नरेंद्र सिंह जी को अभी संगठन भोपाल भेजेगा कि जिससे लोगों को ध्यान में आ जाए कि दिग्विजय सिंह ये एक हॉरर शो है, एक हॉरर फिल्म का नाम है मानने वाले दिग्विजय सिंह जी, और इसलिए उसके लिए पार्टी अगर तय करेगी तो उन्होंने कहा मैं भोपाल लड़ने को भी तैयार हूं। ठीक, आप एक बार बताओ, रवि जी भी दावा कर रहे हैं, मैं लगातार सब मीडिया पे सुन रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी भोपाल से भारी प्रत्याशी हैं। आपने अभी कहा शिवराज सिंह भोपाल से लड़ने को तैयार नहीं है, और नरेंद्र सिंह जी के नाम भोपाल से चल रहा है। इसका क्या मतलब है? शिवराज सिंह जी को भी संगठन ने अगर आदेश किया कि नहीं तुमको भोपाल से लड़ना है, तो देखिए, चुनाव की जीत हार तो जनता तय करती है, हरेक का अपना एक परिश्रम रहता है, हरेक की अपनी एक पृष्ठभूमि रहती है। लेकिन हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता हैं, और जो भी चुनाव लड़ेगा, मैं फिर आपको बताता हूं कि भोपाल में दिग्विजय सिंह जी, रवि जी असहमत होंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह सबसे कमजोर प्रत्याशी होंगे भोपाल से कांग्रेस के। मैं आपको बता रहा हूं, जब चुनाव चलना शुरू होगा
और जैसे ही घर घर हम संपर्क कर करके सोलंकी साहब वो तो खैर वक्त बताएगा कि किसकी होगी, आपकी होगी। केवल एक बात कहना मैं आ रहा हूं आपके पास। लोगों को जब याद दिलाएंगे, जनता खुद दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, हमारे प्रत्याशी नहीं होगा कहीं। दिग्विजय सिंह बनाम जनता, ये भोपाल में चुनाव होगा, भोपाल की जनता दिग्विजय सिंह की रिकॉर्ड वोटों से चुनाव हारेंगे भोपाल में। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहीं लिख लीजिए, ये होने जा रहा है। इसी प्रकार से इंदौर में हमारे सामने समस्या क्या उसको समझ लीजिए कि भोपाल कांग्रेस इसलिए प्रत्याशी घोषित। राजेश जी एक मिनट रुकिए ना सर, रवि जी आप एक मिनट रुकिए। श्रवण सर मेरा आपसे एक सवाल है सर, दो बातें हैं जिनसे संकेत कुछ और जा रहे हैं या जनता के पास संकेत क्या जाएंगे, मैं बेहतर आपसे समझना चाहता हूं। पहली बात ये कि शिवराज तब जबकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राजधानी से अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे या उनके नाम पर ऐलान नहीं होगा तो उसका क्या असर जाएगा जनता के सामने? क्या ये नहीं जाएगा कि दिग्विजय बड़े कैंडिडेट थे, बड़ा चेहरा थे, इसलिए उनका नाम सामने नहीं आया? दूसरा, बार बार जो ये बात सामने आ रही है कि वो केंद्र की राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं, क्या ये भी एक संकेत जनता के बीच नहीं जाएगा कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी जो बातें कहती रही है कि ये सरकार गिर जाएगी, उसके लिए शिवराज तैयार है? देखिए, जिसमें दो बातें हैं। शिवराज सिंह प्रदेश की राजनीति में रहना चाहते हैं। अगर वो दिग्विजय सिंह के सामने चुनाव हार जाते हैं तो उनका पूरा का पूरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा, और अगर वो लोकसभा में चले जाते हैं तो उनका जो स्टेट में रहने का सपना है वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि कारण क्या है कि शिवराज सिंह का जो मुख्यमंत्री के तौर पर जो पूरा का पूरा प्रभाव था वो पूरा अब खत्म हो गया है, और अब वो दिग्विजय सिंह के सामने लड़के एक परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। वो उनको अगर पार्टी कहे कि विदिशा से लड़ लीजिए तो तुरंत जाके लड़ लेंगे। वो बिल्कुल एक मिनट मना नहीं करेंगे कि विदिशा से मैं लड़ने को तैयार हूं या नहीं हूं। पर पार्टी उनको विदिशा से नहीं लड़वाना चाहती। वो शिवराज सिंह चाहते हैं कि उनकी पत्नी को विदिशा से लड़वाया जाए या उनके किसी समर्थक को लड़वाया जाए। तो शिवराज सिंह विरोध क्यों कर रहे हैं भोपाल से लड़ने का, ये समझने की बात है कि वो लड़ने से भी घबरा रहे हैं और स्टेट की पॉलिटिक्स में बने रहना चाहते हैं। उनको ये लग रहा है कि ये जो कांग्रेस की सरकार है, ये अगर मोदी जी सत्ता में आ गए तो उसके बाद गिर जाएगी, और चूंकि प्रदेश में उनके अलावा और कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है जो नेतृत्व दे सके, तो अंत में वही मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे, ये उनके मन में अभी शायद चल रहा होगा। इसीलिए मेरे ये दोनों सवाल आपसे थे श्रवण सर। मैं रवि जी के पास आ रहा हूँ। रवि जी, आपसे मेरा सवाल है सर। सवाल क्या सर, ये सलाह भी है, एक कोशिश भी है, थोड़ा सरकार बचा के रखिएगा सर, क्योंकि हमने देखा लोकसभा चुनाव से पहले कई तरह के बयान आए थे, राकेश सिंह से लेकर कैलाश विजयवर्गीय तक, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज तक, कि लोकसभा चुनाव हो जाने दीजिए, आगे देख लेंगे क्या होता है। उस बात को भी ये इशारा करता है क्या कि शिवराज चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हारे तो करियर खत्म और जीते तो फिर सीधा दिल्ली, फिर यहां भोपाल कोई और संभालेगा? देखिए आसिफ, जब से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश से सरकार गई है तो इनके जो 4-5 नेता हैं वो इसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे जल में से मछली निकालते हैं तो वो तड़पती है ना, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। और शिवराज जी तो क्या क्या बात कर रहे हैं, मुस्मा से क्या भूल हुई, और मैं तो टाइगर हूं, मैं ये हूं, ये सब करते घूम रहे हैं। कैलाश जी के मन में भी लड्डू फूट रहे हैं। पर मैं आज आपको आपके चैनल पे बता देना चाहता हूं कि जिस तरह मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, सोलंकी जी उस बात के गवाह हैं, तब भी आप इसी तरह का बात कर रहे थे। आज फिर मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से हम 80% सीटें जीतने जा रहे हैं, और माननीय कमलनाथ जी पूरे 5 वर्ष तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। ठीक, रवि जी आपने कहा कि अब शिवराज कहते घूम रहे थे कि हमसे क्या भूल हुई, लेकिन खैर अपनी भूल की माफी तो दिग्विजय भी मांग रहे हैं, कभी अधिकारियों के बीच, कभी कर्मचारियों के बीच। दिल्ली के भाग से चीचा टूटने वाला नहीं है। दूसरी बात ये कि मोदी जी की सरकार इस बार केंद्र में नहीं बन रही है, और मोदी साहब तो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे ही नहीं, ये भी आप नोट कर लीजिए। सर पता नहीं आपने सवाल सुना नहीं कि जवाब देना नहीं चाहते, खैर वक्त खत्म हो गया सर। रवि सक्सेना जी बहुत शुक्रिया, राजेश सोलंकी जी, श्रवण गर्ग साहब बहुत शुक्रिया। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। कुछ सवाल हैं जिन पर हमने जवाब जानने की कोशिश की। देखिए, समीकरण समझने की कोशिश कीजिए। ग्वालियर से
नरेंद्र सिंह तोमर ने चुनाव लड़ा, मुरैना से आकर वो जीते, केंद्रीय मंत्री बने। उसके बाद अब बीजेपी दलील ये दे रही कि उनको यह आदेश हुआ कि संभाग स्तर पर बहुत काम कर लिया, मुरैना में जाके काम कीजिए। इसका मतलब क्या अनूप मिश्रा ने काम नहीं किया था? और काम नहीं किया तो फिर पार्टी उन्हें 5 साल क्यों ढोती रही? क्या आपने उसका इसी वजह से उनका टिकट काट दिया? पहला सवाल। हालांकि उनकी नाराजगी भी सामने आ रही है। दूसरी बात यह कि क्या उनको आदेशित किया गया, या दरअसल जिस तरह की खबरें चल रही थी बहुत पहले से कि मुरैना या भोपाल से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और अगर भोपाल से उनके नाम की चर्चा चल रही है तो फिर शिवराज सिंह का नाम अचानक पीछे क्यों हो गया? क्या 2 वजह है कि शिवराज भोपाल से चुनाव नहीं लड़ना चाहते? पहली वजह यह कि दिग्विजय सिंह, चूंकि सब जानते हैं कि टक्कर भले ही देंगे, जीते ना जीते जनता तय करेगी, और अगर भोपाल लोकसभा सीट से शिवराज या बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हारा तो यकीन मानकर चलिए कि आगे के लिए राहें सियासी भविष्य में बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। और दूसरा संकेत ये कि बार बार जिस तरह के बयान लोकसभा चुनाव से पहले दिए जा रहे थे कि एक बार लोकसभा चुनाव हो जाने दीजिए, देखिएगा ये सरकार अपने आप गिर जाएगी या गिरा दी जाएगी, तो उस तरफ भी ये सब कदम संकेत देते हैं क्या? खैर, आने वाला वक्त इन तमाम सवालों के बेहतर जवाब देगा।